नमस्कार दोस्तों, मैं नासिर अली खान अपने YouTube चैनल मैथ्स विद नासिर खान पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहद ही अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, जो आपके SSC GD के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों को इन 20 सवालों को अच्छे से समझना है और करना है, ठीक है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं सवाल की ओर चलता हूं कि आपका सवाल क्या दे रखा है। तो पहला सवाल देखिए आप कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा सवाल है आपका, यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 63 आता है, उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, आपके नंबर सिस्टम के सवाल हैं, संख्या पद्धति के बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। इसी टाइप के सवाल आपके SSC GD में बनते हैं और आपको ईमानदारी से बड़ी शिद्दत के साथ आप लोगों को मेहनत करनी है, क्योंकि अपने माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। तो पहला सवाल देखिए आप, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो, आपको मालूम होना चाहिए इन सवालों से रिलेटेड कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं एंड भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, इस पे एक ना एक सवाल आपका बनता ही बनता है। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूं कि सम संख्याएं क्या होती हैं और विषम संख्या क्या होती है। अगर हम प्रथम 20 संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखें, यानी कि प्रथम 20 संख्याएं आप लिखोगे, तो विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं कटती, यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम सम संख्या बोलते हैं। तो यहाँ बात सिर्फ चलिए आपकी विषम संख्या की। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सम क्या होता है। अगर विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या रही होंगी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी टाइप से आपकी n+2 तक आपकी ये नंबर्स चल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है आपसे कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जब कभी भी हम सम निकालते हैं तो Sn जो होता है आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको मैं बताने वाला हूं कि अगर आपकी 20 विषम प्राकृतिक संख्या या सम संख्या दे रखी होती हैं तो आपसे क्या फॉर्मूला निकलता है और आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हमें n नहीं मालूम कि n कितना है, बट आपको पहली संख्या मालूम है कि पहली संख्या कितनी है आपकी 1 प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको डी इंग्लिश में बात करता हूं तो डी होता है आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि a2 में से a1 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करूंगा तो 2 आएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर आपका सेम होना चाहिए। तो कितना है यहाँ सार्व अंतर 2, तो यहां से क्या निकलेगा n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कट हो जाएगा आपका, तो 2 से 2 कट कितना आ जाएगा n²। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है तो आपका रिजल्ट निकलता है n²। अब आपको यह सवाल में दे रखा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको n की वैल्यू दे रखी कितनी 20, तो आप लोग क्या कर दोगे 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका 400, तो यही आपका आंसर होगा। अगर बात आती है हमारी सम की, अगर बात आती है हमारी सम संख्याओं की, तो सम संख्या में क्या होगा, सिर्फ आप 1 की जगह 2 लिखोगे। यहां देखो, अगर सम संख्याओं की बात आती है, अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूं और आपको देखना है कि ये सवाल अगर बात आती है आपकी सम संख्या की, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा आपका, इस सवाल का आंसर कितना होगा 400 आंसर आ जाएगा। अगर बात आती है आपकी सम संख्या की, अगर बात आती है मेरे प्यारे बच्चों सम संख्या की, तो सम संख्या क्या होती है, इधर देख लीजिए आप। सम संख्या स्टार्ट होती है आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू n टाइम्स ऐसे चलती चली जाएगी। ठीक है,
तो जब कभी भी आपसे पूछा जाता है कि सम संख्याओं का योग क्या होगा, Sn आपको मालूम है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n हमें निकालना है कि सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ एक ही वैल्यू कितनी, दो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस n-1 डी कितना, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 4 गए 2, 8 में से 6 गए 2, यानी कि सार्वंतर कितना 2, n/2 4 प्लस 2n-2। अब यहां देखो, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा 2 आ जाएगा, तो आपका कितना बनेगा n/2 2 प्लस 2n, यहां से 2 कॉमन जैसे मैंने लिया तो n मल्टीप्लाई 2 1 प्लस n/2, 2 से 2 कट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए n1 प्लस n। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n1 प्लस n, यानी कि n प्लस 1 प्रथम सम संख्याओं का योग होता है। अगर इसमें मैं 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योग पूछता हूं तो कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी 20 और 20 और 1 21, 21 और 20 की मल्टीप्लाई करूंगा 420 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आगे चलता हूं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आपका, यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 63 बचता है, उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। जब कभी भी इस टाइप का सवाल आता है तो आपको लास्ट में जो दे रखा है 29 से विभाजित करने पर शेष क्या हो बचेगा। तो जो आपसे पहले विभाजित करा रहा है 899 को किससे भाग करोगे आप, 29 से। अगर ये आपका पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो आप 63 को किससे विभाजित करोगे, 29 से। जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने देखा कि 899 क्या आपका 29 से पूर्णतः विभाजित होता है कि नहीं। 29 तिया कितने होते हैं आपके 87, 29 तिया कितने होते हैं आपके 87, 2 बच गए, कितना हो गया 29, 29 ही का ना 29 के। मैंने देखा कि 899 29 से पूर्णतः विभाजित है, तो मैं क्या करूँगा 63 को किससे भाग कर दूंगा 29 से। अगर मैं इसको भाग देता हूं तो कितना होता है 29 दूनी 58। अगर मैं 63 में से 58 निकालता हूं रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो आपका ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आपको आता है तो आप क्या देखोगे, जो सबसे पहले नंबर दे रखा है, जो लास्ट में नंबर दे रखा है, वह पूर्णतः विभाजित होना चाहिए उस नंबर से। अगर वह पूर्णतः विभाजित होता है, जो शेषफल बच रहा है उसको हम उसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो आपका जितना रिमाइंडर आता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगला सवाल आपका क्या दे रखा है। ठीक है, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो देखो और दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखते हैं अगला सवाल क्या दे रखा है आपको, बड़े ध्यान से देखो। संख्या 8 9 2 5 4 7 x 2, ये आपकी संख्या दे रखी जो 9 से विभाज्य है, x का मान क्या होगा। ये आता है आपका विभाज्यता का नियम, जिसको हम बोलते हैं डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है, अगर आपको 9 का विभाज्यता का नियम नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को नहीं करोगे। आप कैसे करोगे कि आपको 6 रखोगे, फिर 9 से इस संख्या को भाग दोगे, फिर आप x की जगह 9 रखोगे, फिर 9 से भाग दोगे, आप फिर x की जगह 1 रखोगे, फिर 9 से भाग दोगे, और फिर x की जगह 8 रखोगे, फिर 9 से भाग दोगे। ठीक है, आप सारा टाइम इसी पे खर्च कर देंगे। तो देखो, विभाज्यता का नियम आपको मालूम होना चाहिए। विभाज्यता का नियम जो होता है, ये आपकी एक संख्या है और अंक कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंकों की एक संख्या है
और 9 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि अंकों का योग जो होना चाहिए वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 9 का मल्टीपल। अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। बात को ध्यान से समझो, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए सवाल को मैं कैसे करता हूं। अब यहां देखो आप 8, 9, 2, 5, 4, 7, x और 2। अगर मैं इसको 9 से भाग दे देता हूं तो मैंने अभी क्या बताया कि इसके अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 9 से। तो मैंने देखा 9 तो है 9 से विभाजित हो जाएगा। 5 और 4 कितना, 9, इससे भी ये कट हो जाएगा। 7 और 2 कितना, ये भी कट हो जाएगा। आपका कितना बचा, सिर्फ यहाँ 8 और x और 2। अब अगर मैं 8 और 2 को ऐड करता हूं तो कितना हुआ, 10। तो हमें ऐसा नंबर बनाना है कि उसके अंकों को मैं ऐड करता हूं तो आपका वह नंबर 9 से भाग होना चाहिए। अगर मैं 10 में 6 जोड़ता हूं 16, क्या 16 आपका 9 से विभाजित होता है, नहीं होता। अगर मैं 10 में ऐड कर देता हूं 19, क्या आपका अगर 10 में मैं ऐड कर देता हूं 9 तो कितना बनता है आपका 19, क्या 9 से विभाजित होगा, नहीं होगा। अगर मैं 10 में 1 ऐड कर देता हूं तो 11, तो नहीं होने का। मैंने देखा कि यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, 10। अगर 10 में मैं 8 ऐड कर देता हूं तो कितना आता है आपका 18। 18 किससे विभाजित है, 9 से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। दोबारा समझो कि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। चाहे तो आपकी 8 अंकों की संख्या हो, चाहे आपकी 6 अंकों की संख्या हो, 5 अंकों की, 10 अंकों की, कितने की भी संख्या हो। तो मैंने देखा कि 9 है तो 9 अगर मैं ऐड करूंगा तो 9 तो कंप्लीट हो जाएगा डिवाइड। 5 और 4 कितना, 9, 7 और 2, 9, ये भी कंप्लीट हो गया। तो मैंने देखा रिमेनिंग कितना बचा पोर्शन आपका, 8 और 2 बचा। 8 और 2 को मैंने कितना ऐड किया, 10 हो गए। 10 में मुझे क्या बनाना होगा, या तो मैं 18 बनाऊंगा या फिर 24, 27 बनाऊंगा। तो मैंने देखा कि यहाँ 8 बनेगा। अगर मैं 8 ऐड कर देता हूं तो 18 आ जाता है, जो आपकी 18 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने देखा x की जगह कितना है, 8 होगा। तो इस सवाल का आंसर आपका 8 होगा। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। दोबारा समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। एक बात आप अपने जहन में उतार लो कि जब कभी भी सवाल में आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो आपको क्या करना है, वहां महत्तम समापवर्तक निकालना है, क्या HCF निकालना है। तो हमने देखा कि तीनों दशाओं में सेम शेषफल बच रहा है, कितना, 9। तो मैं क्या करूँगा, 134 में से 9 माइनस किए मैंने, फिर आपका 159 में से 9 माइनस किए, फिर आपका रिमेनिंग कितना है 184। 184 में से क्या माइनस किया, 9। अगर मैं 134 में से माइनस करता हूँ 9, 125 बचेगा। यहाँ 150, यहाँ कितना बच जाएगा आपका 175। अब आप ये बताइए कि 125, 150, 175 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF क्या होगा। 125, 150 एंड 175, इसका अंतर देखो कितना, 25, इसका अंतर कितना, 25। तो इसका HCF कितना हुआ, 25। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप
25 से 134 को भाग देते हो तो शेषफल कितना बचेगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 बचेगा। अगर आप 159 को 25 से भाग देते हो तो कितना शेषफल बचेगा? 9 बचेगा। अगर आप 184 को 25 से भाग देते हो तो शेषफल कितना बचेगा? 9 बचेगा। यही सवाल मैं आपसे पूछ रखा था। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, कि आपका अगला सवाल क्या दे रखा है। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल क्या दे रखा है आपका? अगला सवाल है, एक कक्षा में 75 छात्र हैं, लड़कों के औसत अंक 65 हैं जबकि लड़कियों के औसत अंक 50 हैं, और कक्षा का सकल औसत यानी कि कुल मिलाकर लड़कों का और लड़कियों का जो औसत है वो 55 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? ये आपका औसत से सवाल है, एवरेज से सवाल है। देखो, आप वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोकने के बाद पहले आप 10 सेकंड या 30 सेकंड में करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना? तो मैं कराता हूं आपको। ठीक है, तो सवाल आपका ये था कि एक कक्षा में 75 छात्र हैं, लड़के और लड़कियों की संख्या बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं? 75 हैं। ठीक है, जबकि लड़कियों के औसत अंक 50 हैं और कक्षा का सकल औसत 55 है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है, ये आपसे पूछा है। तो हमेशा इस टाइप के सवाल को आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के थ्रू करते हो तो जल्दी आप इस सवाल को बना पाओगे। अगर आप अन्य तरीके से करते हो तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखिए इस सवाल को मैं कैसे करता हूं। सिर्फ मैं बॉयज और गर्ल्स को क्या मानते हूं? बॉयज को बी और गर्ल्स को आप ये मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां देखिए लड़कों के औसत अंक कितने थे? 65। लड़कियों के औसत अंक कितने थे? 55। और दोनों के औसत कितने थे? 50 थे। और टोटल अंक कितने थे दोनों के? एवरेज 55। यहां जो नंबर आगा हमेशा 55 और 50 के बीच में कोई नंबर होगा। या 50 से नीचे नहीं हो सकता और 65 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 65 और 50 के बीच में कोई नंबर आएगा आपका। तो मैंने 55 में से 50 निकाले, 5 बचा। यहाँ 65 में से 55 निकाले, 10। ये आपकी संख्याओं का रेशियो आ गया, यानी कि संख्या लड़के प्लस गर्ल्स। ठीक है, आपके कितने थे? 75 आपको सवाल में दे रखा। इनका रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 1:2, यानी कि लड़के आपके 1 रेशियो में है तो लड़के आपकी 2 रेशियो में है। तो टोटल कितने हो गए? 3 रेशियो की वैल्यू कितनी? 75। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी? 25। तो अगर आपसे पूछता है कि कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? लड़के कितने हो जाएंगे आपके? 25। अगर आपसे पूछता कि कक्षा में गर्ल्स की संख्या कितनी, तो 25 दूनी 50। ठीक है, अब सवाल में देखो कि सवाल में आपसे पूछ क्या रखा है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? 25 अधिक है कि नहीं है? तो यही आपका आंसर था कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 25 अधिक है। ये किसका रेशियो आया? आपके संख्या का। संख्या किस किस रेशियो में आई? 1:2। मैंने देखा कि लड़कियां और लड़के कुल मिलाकर कितने थे? 75, बट उनका रेशियो कितना था? 1:2। लड़के 1 रेशियो में थे और लड़के कितने? 2। तो मैंने देखा 3 की वैल्यू कितनी? 75, 1 की वैल्यू 25। लड़के कितने थे क्लास में? 25, और गर्ल्स आपकी कितनी थी? 50। सवाल में पूछा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी अधिक? 25। आई होप कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल आपका क्या दे रखा है। अगला सवाल है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है और विक्रेता ग्राहक को 12% की छूट देने के बाद 10% लाभ अर्जित करना चाहता है,
वस्तु का बाजार मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। क्रय मूल्य 1000 रुपये था, आपने 1000 रुपये में खरीदी और ग्राहक जो है विक्रेता ग्राहक को 12% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमा लेता है। आपसे पूछा है कि उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या रहा होगा। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि सीपी और एमपी का रेशियो देखना है। सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, एमपी आपका मार्क प्राइस जिसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। तो सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट एंड एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो आपको सवाल में क्या दे रखा है कि विक्रेता ग्राहक को 12% की छूट देने के बाद 10% का लाभ अर्जित करता है। तो मैंने देखा 100 माइनस 10 करता हूं तो कितना आएगा, 100 माइनस 12 कितना आ जाएगा आपका, 100 माइनस 12, 100 प्लस 10 कितना आएगा, इधर आ जाएगा 88, ये रेशियो बन जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 110। 11 का ना 11 11 अट्ठे 88, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यानी कि आपका सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 4 और 5 का। तो अब ये बताइए क्रय मूल्य आपको सवाल में कितना दे रखा है 1000, तो 4 की वैल्यू कितनी 1000, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। आपसे पूछा क्या है एमपी पूछा, यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो आपसे पूछा 5 की वैल्यू 250, 5 गुणा 250, 25 पंजे 125, 1250 रुपये रही होगी। उस वस्तु का अंकित मूल्य 1250 रुपये था, खरीदा कितने का था 1000 रुपये का। विक्रेता को 12% की छूट देने के बाद भी कितने का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। अगर एक विक्रेता 12% छूट देने के बाद 10% का लाभ कमा लेता है, अगर आपका क्रय मूल्य 1000 रुपये है तो एमपी कितना होगा 1250 रुपये। इस सवाल का आंसर है। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले सवाल की ओर के अगला सवाल आपका क्या दे रखा है। ठीक है, इस सवाल को आप लिखिए अच्छे से, ठीक है, और इसके नोट्स बनाइए आप। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल क्या है आपका, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, सवाल नंबर 7 देखिए आप लोग। 7480 रुपये में एक वस्तु बेचने पर एक कपड़ा व्यापारी को 12% की हानि होती है। उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसे 7% का लाभ प्राप्त हो। यानी कि एक व्यापारी जो है अगर वह वस्तु को 7480 रुपये में बेचता है तो उसे 12% की हानि होती है। ठीक है, तो अब उस व्यापारी को 7% का लाभ कमाना है तो वह वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। मैंने माना कि 100% उसका कोई क्रय मूल्य रहा होगा। अगर वह 12% की हानि पर बेचता है तो 12% का मतलब अगर मैं 100 में से 12 निकाल देता हूं, 100 में से 12% निकालता हूं तो कितना बचेगा आपका 88%। यानी कि 88% की वैल्यू आपको सवाल में 7480 रुपये दे रखी है। 88% की वैल्यू कितनी 7488 रुपये आपको दे रखी है। अगर मैं यहां से देखो आप अगर 11 से इसको डिवाइड करता हूं तो 11 अट्ठे 88 और 11 छंग 66 4 यानी कि चला जाएगा। तो 11 छंग 66 कितना बचा 8, 11 अट्ठे 88, 8 से भी फिर डिवाइड कर देता हूं मैं तो 8 अट्ठे 64, 4 बच जाएगा, 8 पंजे 40। 1% की वैल्यू कितनी बनी आपकी 85 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी बनी 85 रुपये। अगर आपसे पूछता है कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा उसने, तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8500 रुपये। अगर सवाल में आपसे पूछता
के 7,480 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक कपड़ा व्यापारी को 12% की हानि होती है, तो वस्तु को कितने रुपए में खरीदा होगा व्यापारी ने? तो आपका आंसर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 8,500 रुपये। अब 8,500 रुपये में वह वस्तु को खरीदता है। अब इस मूल्य पर 7% का लाभ कमाना चाहता है, वो 7% का लाभ कमाना चाहता है। तो मैं यहां से क्या करूंगा, 60% का मतलब 7% का लाभ कितना होगा? 107। 7%, अगर मैं 8500 का 7% निकालता हूं तो कितना होगा? 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56 और 3 59। अब 8,500 रुपये पर वो 595 रुपये का प्रॉफिट और कमाना चाहता है, तो कितने में बेचेगा? 8500 प्लस 595 कितना हो जाएगा? 9,095। कितना? 9,095। तो आपका आंसर कितना आएगा? 9,095 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल कुछ इस टाइप से था आपका कि अगर एक व्यापारी 7,480 रुपये में कोई आर्टिकल यानी कि वस्तु को बेचता है तो 12% की उसको हानि हो जाती है। तो सबसे पहले इस सवाल में आपको निकालना है कि वह व्यापारी ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। अगर आपसे इस सवाल में क्रय मूल्य पूछता मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका आंसर कितना रहा होता? 8,500। अब 8,500 पर 7% का प्रॉफिट और कमाना चाहता है वो, तो 8500 का 7% में निकालता हूं तो 595 रुपये आ जाता है। अब 8500 रुपये पर वह 7% का प्रॉफिट कमाता है, तो रुपए कितने प्रॉफिट हुआ आपको? लाभ 595 रुपये का उसको लाभ हुआ होगा। तो आपसे पूछा है कि वह वस्तु कितने में बेची होगी, तो 8,500 प्लस 595 तो कितने रुपए में उसने बेची होगी? 9,095 रुपये में। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम कि अगला सवाल आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या दे रखा है। ए, बी और सी की बचत का अनुपात 4:2:3 के अनुपात में है और सी की बचत बी की तुलना में 250 रुपये अधिक है। ए की बचत कितनी होगी? अब ध्यान से देखो आप, जो आपका ए और बी का अनुपात दे रखा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना दे रखा आपको? 4:2:3। अब रिलेशन सिर्फ आगे सवाल में दे रखा है और सी की बचत बी की तुलना में 250, बट सवाल में कितना दे रखा है? जो सी की बचत है बी की तुलना में कितनी ज्यादा है? 1 यूनिट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। और यहां सवाल में क्या दे रखा है? ओरिजिनल 250। 1 यूनिट की वैल्यू बहुत इजी सवाल है, आसानी से कर सकते हो आप। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 250। आपसे पूछा है ए की बचत कितनी होगी। ए की बचत कितनी थी मेरे प्यारे बच्चों? 4 यूनिट में। जब 1 की वैल्यू कितनी? 250, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 से गुणा कर दूंगा, कितना आ जाएगा आपका? 1,000। यही आपका आंसर था। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए की बचत कितनी? 1,000 रुपये। अगर आपसे पूछ लिया जाता बी की बचत 500 रुपये, सी की बचत 25 या 75, 750 रुपये। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है? चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है? सिंप्लीफिकेशन से अगला सवाल आपका। ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट 36/6 गुणा 7-2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1 का मान क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। छोटे ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद उसके बाद ये मंझला ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपको क्या दे रखा है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ख़त्म करता हूँ तो 6 × 36, 6 गुणा 7 में से 2 गए 5 प्लस 5 और 2 7 प्लस 2 में से 1 गया 1। अब आपको यहाँ 7 और 1 नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, ना 5 और 7 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका डिवाइड खत्म हो गया, फिर उसके बाद हम खत्म करते हैं गुणा को। तो 6 पंजे 30
और 7 और 1 कितना 8। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 38 आंसर आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, आसानी से आप कर सकते थे इस सवाल को। सवाल में क्या दे रखा था? 36 भाग 6, 6 से मैंने 36 को डिवाइड किया, 6 आया, और गुणा 7 में से 2 माइनस किए 5, 5 और 2 कितने हुए 7, 2 में से 1 माइनस किया 1, 6 पंजे 30, 7 और 1 8, 30 प्लस 8 38। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका टाइम एंड वर्क, समय और कार्य से। ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। यानी कि कार्य जो है ए शुरू करता है, शुरू करने के बाद 4 दिन कार्य करने के बाद ए चला जाता है। फिर बी शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। याद कीजिए ए अकेले कितने समय में कार्य को पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल डेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो डेज निकालते हैं हम, वो होता है आपका टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन इफिशिएंसी, डेज जो निकालते हैं हम, टोटल काम कितना किया, और इफिशिएंसी यानी कि क्षमता, किस क्षमता के अनुसार उन्होंने काम किया था। अब मैं यहां देख सकता हूं कि ए और बी एक कार्य को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी ने काम किया होगा, ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया? 15 दिन। ए ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। और बाकी काम जो कितना बचा आपका? 20 दिन बी करेगा उसको। क्या ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? आप बोलोगे सर होंगे। तो मैं यहां से ए और बी की इफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो निकाल लूंगा। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 15A प्लस 15B बराबर 4A प्लस 20B। तो आपका ए कितना हो जाएगा? 11A बराबर 20 माइनस 15 यानी कि 5B। ए अपॉन बी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 5/11। तो ये आपका कितना आ गया? 5/11। ए ने 5 की इफिशिएंसी से काम किया होगा, बी ने 11 की इफिशिएंसी से काम किया होगा। टोटल इफिशिएंसी कितनी? 16। 5 और 11 कितनी इफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों? 16। टोटल इफिशिएंसी कितनी? 16। 16 इफिशिएंसी से कितने दिन काम करते हैं वो? 15 दिन। तो टोटल काम कितना आ जाएगा आपका? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 15 गुणा 16। अब आपको निकालना है कि ए अकेला कितने समय में कार्य को पूरा करेगा। ए की इफिशिएंसी कितनी? 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो आप। 5 तिया 15, 16 तिया 48। तो 48 दिनों के अंदर ए उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है, सवाल में अगर पूछता है आपसे कि टोटल काम बताइए कि टोटल काम कितना था, तो टोटल काम कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 15 गुणा 16, 16 पंजे 80, 16 का ना 16 और 1 8, यानी कि कितना हो जाएगा? 240। टोटल काम कितना रहा होगा? 240। 240 काम को 5 की इफिशिएंसी से करने में ए को कितना टाइम लगेगा? 48 दिन। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 यूनिट काम कर देता है। टोटल काम कितना? 240 काम था आपका। 5 की इफिशिएंसी से ए को करना है, कितने दिन लगाएगा वो? 48 दिन। तो इस सवाल का आंसर मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा? 48 दिन। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बड़े अच्छे से क्लियर समझ में आए होंगे। आगे की ओर चलते हैं कि अगले सवाल आपके क्या कह रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है? अगला सवाल है कि 22 मीटर गुणा 6.6 मीटर के आयताकार बगीचे का घेरा करने के लिए आवश्यक तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आपको कंफ्यूज रहेगा कि इस सवाल में आपको एरिया निकालना है क्या पेरीमीटर निकालना है। जब कभी भी आप एक खेत का चारों तरफ से घेरा करते हो
क्या उसका परिमाप निकालते हो और एरिया निकालते हो? तो हमें इस सवाल में क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों? परिमाप निकालना है कि परिमाप क्या दे रखा होगा। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए 22 मीटर गुणा 6.6 मीटर, यानी कि ये आपकी लंबाई रही होगी, ये आपकी चौड़ाई रही होगी। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों? 22 प्लस 6.6, तो 2 गुणा 28.6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 22 और 6.6 को 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 1 5, कितना आ जाएगा आपका? 57.2 कितना दे रखा? मीटर। और हमेशा ही आपको याद रखना है कि ऑप्शन में आपका 57.2 मीटर स्क्वायर भी होगा, वो आपका एरिया हो जाएगा। आपको ऑप्शन में ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन में क्या लगाना है? 57.2 मीटर। हमेशा जब कभी भी पेरीमीटर पूछता है तो यूनिट आपकी मीटर में ही काउंट होती है। मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है, मिलीमीटर हो सकती है। अगर एरिया की बात होती है तो हम क्या करते हैं? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर करते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगला सवाल क्या दे रखा है। एक घनाभीय बॉक्स के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको गिवन दे रखा है। तो घनाभ कैसा होता है आपका? घनाभ मैं बना देता हूं कि घनाभ क्या होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका घनाभ है। इसको मैं मान लेता हूँ ये ए है, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। यहाँ तक कि ये आपकी लंबाई होती है, ये आपकी चौड़ाई होती है, ये आपकी हाइट होती है। आपको जो सवाल में दे रखा है 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है आपको। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई आपको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको दे रखा है लंबाई गुणा हाइट, h गुणा हाइट कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 55 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा है कि उस बॉक्स का, इस बॉक्स का आयतन कितना होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए घनाभ का आयतन कितना होता है। घनाभ का आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या मैं अगर तीनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आपका आयतन होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर होगा। तो आपको करना क्या है? लंबाई भी 2 टाइम्स है, चौड़ाई भी और एच भी। तो कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर गुणा एच स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 88 गुणा 40 गुणा 55। अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो एल बी एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? अगर मैं स्क्वायर को इधर अंडर रूट में ले जाऊं, ये स्क्वायर है तो इधर कितना चला जाएगा? अंडर रूट 88 गुणा 40 गुणा 55। अब आपको क्या निकालना है? इस अंडर रूट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 गुणा 8। इसको क्या लिख सकता हूँ? 8 गुणा 5। इसको क्या लिख सकता हूँ? 11 गुणा 5, जिसके 11 का एक पेयर बना, 11, 8 का एक पेयर बना गुणा 8, 5 का एक पेयर बना गुणा 5। तो आपका आयतन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आयतन हो जाएगा आपका 11 गुणा 8 पंजे 40, 11 चौक 44, 440 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 440 सेंटीमीटर क्यूब। जब कभी भी आपका
घनाभ के अंदर आसन्न फलकों का क्षेत्रफल आपको गिवन दे रखा है, तो वो लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मैंने देखा अगर मैं उसको अंडर रूट में लेकर जाता हूं तो कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 88 गुणा 40 गुणा 55। मैंने देखा अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा आपका, 11 गुणा 8 गुणा 5। इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा, 440 सेंटीमीटर क्यूब घनाभ का आयतन आ जाएगा। तो आप एक बात और समझ लो कि घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखो आप घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टीएसए। टीएसए होता है आपका 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ये आपका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। कितना, टोटल सरफेस एरिया। अब देख लो आप सीएसए कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको क्या दे रखा है, सवाल नंबर 13 देखिए। दिए गए आंकड़ों में 2, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 7, 6, 3, 4 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका का मतलब होता है मीडियन, यानी कि आपको इसको किस क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। लिखने के बाद माध्यिका आपको निकालना है कि माध्यिका इसकी क्या होगी, मीडियन क्या। तो सबसे छोटा नंबर देखो आपका कितना है, यहाँ 1। 1 के बाद देखो आप एक और कहीं है नहीं, फिर उसके बाद 2 लिखिए आप, 2 और देखो नहीं, फिर आप 3 आपके 2 टाइम्स है तो 3 और 3, फिर आप देखिए 4, फिर आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 भी आ गया, फिर लिखिए 6, फिर आपका 7, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब एक बात और ध्यान रखिए, अगर नंबरों की संख्या आपकी अगर विषम है तो माध्यिका हम किस टाइप से निकालते हैं। माध्यिका होती है आपकी, माध्यिका अगर n जो है आपकी विषम संख्या है, विषम, तो n प्लस 1/2। तो यहां देखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 एक आपकी क्या है, विषम। तो 11 प्लस 1/2, 12/2 कितना आ जाएगा, 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि आपकी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 5 आ जाएगी। इस टाइप का सवाल आपको 100% एसएससी जीडी में आएगा जरूर। देखो सवाल में आपसे क्या क्या पूछेगा, आपका जो बेहद इंपॉर्टेंट है वो लिख लो आप कि कितना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुलक पूछेगा आपसे। बहुलक अगर पूछता है तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो बहुलक या तो 3 और 7 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर 7 एक बार होता तो बहुलक होता आपका 3। बहुलक क्या होता मेरे प्यारे बच्चों, 3, जिसको हम मोड बोलते हैं। तो बहुलक का आपका निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसको लिख लो, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला, लिख लीजिए, छाप लीजिए इसको। बहुलक जो होता है आपका 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है, ये आप लिख लीजिए। फिर आपसे पूछ सकता है माध्य। माध्य का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों मीन। जो आपके नंबर दे रखे हैं उनका योग करो और जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो। अगर इसमें मीन पूछता तो इन सबका आप एडिशन करते, एडिशन करने के बाद 11 से उसको भाग दे देते तो आपका कितना आ जाता,
माध्य आ जाता। सवाल कुछ इस टाइप का होगा आपका। अगर इस फॉर्मूले पे सवाल बनता है तो आपको किसी भी डाटा का आपको माध्यिका दे रखी होगी 5 और माध्य दे रखा होगा आपको 4, और आपसे पूछ लेगा कि उस सवाल में बहुलक क्या होगा। तो जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा आप सवाल नहीं बना सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर माध्यिका 5 दे रखी है तो 5 तिया 15 और माध्य 4 दे रखा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। अगर आपसे पूछ लिया जाए बहुलक कितना रहा होगा, 7, उस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 7। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। लिख लीजिए कि बहुलक जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं कि अगला सवाल आपको क्या दे रखा है। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में 3,993 रुपये और 2 वर्ष में 3,630 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साधारण ब्याज पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का क्या रहता है, बराबर रहता है, ठीक है। और 2 वर्ष में 3,630 रुपये हो जाती है। एक चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 3,693 रुपये, और 2 वर्ष में कितनी मेरे प्यारे बच्चों, 3,630 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो आपके 3 वर्षों में कितना, 3 वर्षों में यहां से देखो आप कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 वर्ष में कितना हो गई, 3,993 रुपये, और 2 वर्ष में कितनी हुई। अगर मैं 2 वर्ष की बात करता हूं तो कितनी हो जाएगी, 3,630 रुपये। अगर 3 वर्ष की मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों तो कितनी है, 3 वर्ष में वही धनराशि 3,933 रुपये हो गई। वह धनराशि कितने हो गई, 3,993 रुपये हो गई। तो यहाँ देखो, यहाँ अंतर कितना टाइम का, 1 साल के। 1 साल में वह धनराशि 3,630 से कितनी बनी होगी, 3,993। मैंने देखा कि यहाँ अंतर कितना है, कितना ब्याज मिला आपको, 363, यानी कि 363 रुपये ब्याज 1 साल में मिला मेरे प्यारे बच्चों। 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिला आपको, 363 रुपये। अगर मैं रेट निकालना चाहता हूं यहां से तो 363 रुपये किस पर मिला, 3,630 रुपये गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट, 363 से 363 आपका कितना आ जाएगा, 10% आपकी रेट रही होगी। कि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में कितनी हो गई, 3,993 रुपये, और 2 वर्षों में 3,630 रुपये। मैंने देखा समय का अंतर कितना, 1 साल। तो 1 साल में वो 3,630 से कितना बन गया, 3,933। मैंने देखा कितना ब्याज मिला, 363 रुपये ब्याज मिला। मुझे क्या निकालना, रेट निकालनी है। 3,630 पर 363 रुपये का ब्याज मिला तो मैंने देखा रेट कितनी रही होगी, 10%। आई होप कि आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको अगला सवाल क्या दे रखा है। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है। अगले सवाल की ओर देखिए कि अगला सवाल आपको क्या दे रखा है। एक ट्रेन एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है जो एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी हम यहाँ देखिए आप किलोमीटर प्रति घंटे से टू चेंज करते हैं किस में, मीटर प्रति सेकंड में, तो हम क्या करते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर, बटे 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट में कितने सेकंड, 60। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5/18। अगर हम किलोमीटर से चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में तो आपको किलोमीटर पर आवर को किससे मल्टीप्लाई कर देनी है, 5/18 से। अगर हम मीटर प्रति सेकंड से चेंज करते हैं टू चेंज किलोमीटर
प्रति घंटा, तो आप क्या कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। सवाल कुछ इस टाइप का है कि एक ट्रेन एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी। तो चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहाँ दूरी कितनी, 400। अगर 16 सेकंड की मैं बात करता हूँ, अगर 16 सेकंड को मीटर में चेंज कर देता हूँ, यूनिट का सेम होना बेहद जरूरी है। यहाँ सेकंड ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड है, तो मैं अगर इसको मीटर प्रति मिनट में चेंज करता हूँ तो 16/60 कितना हो जाएगा, ये मिनट में चेंज हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, इसको 60 से ऊपर लिख लिया। अगर मैं इसको किससे डिवाइड कर देता हूँ, 16 से, तो 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 और 6 150, यानी कि कितने मीटर की दूरी, कितनी स्पीड हो जाएगी उसकी, 1500 मीटर पर मिनट। कितना, 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी वो, 1500 मीटर। अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब कभी भी हम मीटर पर सेकंड से चेंज करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अब आपको देखना है कि जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करते हैं किसमें, मीटर पर मिनट में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर मेरे प्यारे बच्चों, 1000। 1 घंटे में कितने मिनट, 60। 2 तिया 6, 50/3। जब कभी किलोमीटर से मीटर पर से मिनट में चेंज करते हैं तो 50/3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम इसी टाइप से मीटर पर मिनट को हम किस में चेंज करें मेरे प्यारे बच्चों, टू किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम क्या करेंगे, बस इसका अपोजिट कर देंगे, कितना, 3/50। अब यहाँ कितना, मीटर पर मिनट। आपसे पूछा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं क्या करूँगा, इसको 3/50 से डिवाइड कर दूंगा। 1 0 से 1 0 कट, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ कि वह ट्रेन 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं कि जब कभी भी किलोमीटर प्रति घंटे से हम किस में चेंज कर देते हैं, मीटर प्रति सेकंड में, तो उस नंबर को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 5/18 से। अगर हम मीटर प्रति सेकंड से चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा को, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5/18 और 18/5 आपको जहन में याद रह गया होगा। अगला पॉइंट है आपका कि जब कभी भी हम किलोमीटर प्रति घंटा से काय में चेंज करते हैं, मीटर पर मिनट में, तो 50/3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50/3 से अगर मीटर पर मिनट से चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को, तो 3/50। तो यहाँ क्या था आपकी यूनिट, मीटर पर मिनट। मैंने देखा किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो 1500 गुणा 3/50 जैसे ही मैंने किया तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। वह ट्रेन 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। आई होप आपके जहन में ये सवाल अच्छे से आ गया होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अगला सवाल आपको क्या दे रखा है कि एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय करती है। यदि वह 25 मिनट से समान दूरी तय करती है तो बस की बढ़ी हुई गति क्या होगी। जब कभी भी डिस्टेंस आपका सेम हो तो हम कैसे निकालते हैं, इधर देखिए आप, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे किसका रेशियो निकालना है, यहाँ स्पीड और टाइम का रेशियो निकालना है, तो S1 और T1। डिस्टेंस यहाँ क्या है, इस केस में भी सेम है, दूसरे वाले भी केस में सेम है, तो S1 और T1 कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, दोनों में सेम है। अब निकालिए आप S2 बराबर D अपॉन T2। यहाँ कितना हो जाएगा, S2 और T2 बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। क्या दोनों केसों में डिस्टेंस आपकी सेम है, तो मैं इसका रेशियो निकाल लूँगा, S1 T1
बराबर होता है S2T2 के। अगर मैंने देखा स्पीड का रेशियो कितना, S1/S2 बराबर T1T2/T1। अब आपको सवाल में क्या दे रखा है, सवाल में आपको दे रखा है एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी को कितने मिनट में तय करती है, 45 मिनट में तय करती है। यदि वह 25 मिनट में समान दूरी को तय करती तो बस की बढ़ी हुई गति क्या होगी। अब आपको T1 और T2 दे रखा है। T1 कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, 45। अब मैंने देखा यहाँ टाइम का रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कितना, अगर मैं T1 की बात करता हूं तो T2 आपका कितना, 25, और T1 और T2 कितना हो जाएगा, T2 आपका 25 दे रखा है और T1 कितना है आपका 45। 5 पंजे 25, 5 नम 45। अब यहाँ से बताइए आप स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा। स्पीड का रेशियो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कितना, 5:9 होगा कि नहीं होगा। सॉरी 1 मिनट देखो आप, T1 और T2 कितना दे रखा है, T1 और T2 आपको दे रखा है। अगर मैं T1 और T2 की बात करता हूं तो S1 और S2 आपको दे रखा है, तो T2 और T1 के बराबर होता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है। तो मैंने देखा यहाँ कितना है आपका टाइम, पहले 45 है, फिर कितना 25, 5 नम 45, 5 पंजे 25। तो स्पीड का रेशियो आपका कितना हो जाएगा, 5:9। बट 5 एक पहले की वैल्यू कितनी है आपकी, 5 की वैल्यू स्पीड की कितनी, 60, यानी कि 12 पंजे 60। आपसे पूछा बढ़ी स्पीड कितनी होगी, 12 नंबर 108। यही आपका आंसर था, यानी कि आपका आंसर कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 108। जो उसकी स्पीड होगी बस की बढ़ी हुई वो कितनी होगी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि पहले स्पीड उसकी कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना टाइम ले रहा था, 45 मिनट ले रहा था। अगर उसकी स्पीड यानी कि 25 मिनट में हम तय करेंगे वही डिस्टेंस, तो आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप स्पीड कितने से गए हो गए आप, 108 किलोमीटर प्रति घंटे से आप उस डिस्टेंस को कवर किया होगा, तो आपको 25 मिनट लगे होंगे। आई होप कि आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, यदि ए और बी के बीच का अनुपात 7:6 है तो 7a-4b/a-b का मान क्या होगा। बेहद ही आसान सवाल है, आप आसानी से कर सकते हो इसको। यहाँ a और b किसके अनुपात में दे रखा है आपको, 7 गुणा 7 माइनस 4 गुणा 6 बटे 7 माइनस 6, 7 सत्ते 49 माइनस 6 चौक 24 बटे 1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 25/1, यानी कि आंसर आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, आसानी से समझ सकते हो, इजी सवाल है। सवाल नंबर 18वां देखिए, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 42 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है। अब लिखिए शंकु जो होता है आपका कौन होता है, ठीक है। शंकु आपका इस टाइप का होता है मेरे प्यारे बच्चों, देख लीजिए आप कि शंकु किस टाइप का होता है। ये आपका शंकु है, ये आपकी एल जिसको हम सलांट हाइट बोलते हैं, ये आपकी हाइट है, ये आपकी रेडियस है, ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शंकु का आयतन कितना होता है। शंकु का आयतन यानी कि कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है आपका, लिखिए आप 1/3 पाई आर स्क्वायर। टीएससी क्या होता है, टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम बोलते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखता हूं तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, एल प्लस आर होता है। अब लिखिए आप कट सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब आपसे पूछा है क्या है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या कितनी दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, 42 सेंटीमीटर, और आपको हाइट कितनी दे रखी है, 56 सेंटीमीटर।
अब आपको देखना है कि आप लेंथ यानी कि स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे इसकी। आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना यानी कि आपको एल निकालना जरूरी है। तो मैंने देखा पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग के 3, 4 और 5, क्या इसमें ये संख्या तो फॉलो नहीं कर रही, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा यानी कि समकोण त्रिभुज, और आप पाइथागोरस थ्योरम से इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि ये 14 तिया 42 और 14 चौका 56, 14 पंजे 70। अगर मैं इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 42 और 56, ये कितना आ गया आपका 14 पंजे 70, यानी कि आपकी लेंथ कितनी रही होगी 70 रही होगी। अब आपके पास सभी की वैल्यू आ गई है, आप आसानी से सवाल को कर सकते हो। आपको क्या निकालना है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। यहाँ देखिए आप पाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 42 गुणा 42 आपकी ये बताइए एल कितनी आई 70, और आपके पास आर कितनी है +42, कितनी है मेरे प्यारे बच्चों 7 छंग 42, ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13 गुणा 7, और ये कितना हो जाएगा आपका 112, कितना हो जाएगा आपका 112। अब आपको डिवाइड करना है, देखो डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करना है आपको 132 और 112 को, 132 और 112 को आपको डिवाइड करना है। अगर मैं इसको 132 गुणा 110 + 2 कर लेता हूं, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 का ना 11 और 3 14, एक जीरो का ये लगा लो। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का ना 2, अब इसको ऐड कर दो 4 8 7 4 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका, अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 14,784 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। देखो आपको अगर स्मार्टली वर्क करना आता है तो आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना तो आप 112 से 132 की मल्टीप्लाई करोगे। मैंने देखा अगर मैं इसको 110 + 2 लिख देता हूँ, तो मैंने देखा 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, हासिल 3 लग गए, 11 का ना 11 3 14, एक जीरो ये है, तो 14,520, 132 दूनी 264 होते, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 14,784 सेंटीमीटर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर कट सरफेस एरिया आपसे पूछता तो हम कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कट सरफेस एरिया होता 22/7 गुणा आर की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों कितनी 42 गुणा एल कितना आपका रेडियस आपकी 42 और लेंथ 70, इसको मैं इससे डिवाइड कर देता 10 आ जाता। अब यहाँ देखो आप 22 दूनी 44, 22 चौक 88 और 4 92, 9000 10 की मल्टीप्लाई कर दे तो 9240 इसका क्या आ जाता CSC आ जाता। अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम ऑफ कौन हो जाता है 1/2 गुणा 22/7, 42 गुणा 42 गुणा 56, ये आपका वॉल्यूम हो जाता। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 18 से बेहद ही अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सिर्फ लास्ट के 2 सवाल और बचे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 देखते हैं कि आपका क्या दे रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपका क्या दे रखा है, आखिरी के 2 सवाल आज की क्लास के, लास्ट के 2 सवाल हैं। यदि 8 6 जेड 4 और 5 11 से पूर्णतः विभाज्य है तब जेड का मान क्या होगा। तो आपको 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना चाहिए। एक तो आप अल्टरनेट डिजिट से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं कैसे कराऊंगा इस सवाल को। यह है आपका 86 जेड 4 5, 11 से इसको भाग देना है और जेड के इंसान जगह क्या डिजिट आएगी आपकी वो आपको निकालना है। तो जब कभी भी इस टाइप का नंबर आता है 8 6 जेड 4 5, इस वाले नंबर में से यानी कि ये वाले नंबर में से ये माइनस करूंगा तो 4 में से 5 माइनस करूंगा, माइनस का 1 आएगा,
6 में से 1 माइनस करूँगा कितना आएगा जेड। यहाँ 0 ले लो, अगर आपका यहाँ 5 संख्या होती हैं तो हम 0 ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं 0 में से 8 माइनस करूँगा -8 आ जाएगा। अब इन तीनों को मैं ऐड कर दूँगा। यहाँ देखो -8 प्लस माइनस जेड, ये प्लस है -1, या तो 0 आना चाहिए, या तो इसका मान 0 आना चाहिए, या -11 या 11 या 22 या 33 या 44 आना चाहिए। तो मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना है आपका -9 प्लस 6 माइनस जेड, यहाँ कितना आ जाएगा -3 माइनस के जेड बराबर। अब क्या आप पॉसिबल है 0 लाना? अगर आप 3 ले लेते हो तो 0 आ जाएगा, नहीं तो हमें पॉसिबल नहीं है। क्या यहाँ 0 आ जाएगा? नहीं। तो यहाँ या तो -11 आएगा या -22 या -23। क्या ये बताओ -11 11 से विभाजित हो जाता? आप बोलोगे सर हो जाता है। तो मैं यहाँ जेड की जगह क्या वैल्यू ले जो -11 आ जाए। तो जैसे ही मैं -8 लेता हूँ, यानी कि कितना लूँगा 8। तो आप -8 मत मानना, यह कितना लिया मैंने, जेड की वैल्यू कितनी ली मेरे प्यारे बच्चों 8। अगर मैं जेड की वैल्यू 8 रख देता हूं तो ये संख्या आपकी 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। मैं करके भी दिखाता हूं आपको। 8 4 5 11 7 77, कितना बच जाएगा आपका 7 3 और 6 9, कितना हो जाएगा 11 8 88, 98 तो 10 हो गए, कितना बच गया 104, 11 9 99 और 11 5 55, यानी कि 11 से कंप्लीटली विभाजित हो रही है। तो आपकी संख्या क्या रही होगी मेरे प्यारे बच्चों, जेड की जगह आपका 8 आ जाएगा। जब कभी भी इस टाइप का आपको सवाल आता है तो आप इधर से माइनस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर 4 संख्याएं हैं तो 4 - 5 6 माइनस जेड हो जाएगा। अगर 6 संख्याएं हैं तो यहाँ अगर 5 संख्याएं हैं तो 0 मान लेंगे, अगर 7 संख्याएं हैं तो भी हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? इसमें बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होंगे कि कोई तो आप 25% लगाएगा और कोई इस सवाल का आंसर 20% लगाएगा। सवाल का मतलब यह है कि 320 आमों का विक्रय मूल्य 400 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब ये है सवाल का। तो मैंने देखा मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं? बराबर 400 सीपी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। जैसे मैंने देखा कि एसपी और सीपी का रेशियो कितना आ गया 5/4, कितने का प्रॉफिट हुआ 1 का, 4 का खरीदा 5 में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ मेरे प्यारे बच्चों 4 पर। प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पे निकलता है सीपी पर, कितना आ जाएगा 25%। आपका आंसर कितना हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। कुछ बच्चे करेंगे 1/5 गुणा 100, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये 20 सवाल मैंने आज की क्लास में आपको कराए और बेहद ही आपके एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा को वीडियो देखो और उसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।